सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है दशमलव संख्याएं और दशांश। उसके बाद क्लास 7 एवं 8 के बच्चे बीजीय व्यंजक पाठ 4 एवं 5 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि गांधी जी 1917 में पहली बार पटना पहुंचे और वहां उनके पुराने सहपाठी मजरूल हक मिले। उन्होंने गांधी जी को मुजफ्फरपुर जाने का रास्ता बताया। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में कृपलानी जी के घर रुकना तय किया। कृपलानी जी ने अपने छात्रों को गांधी जी को स्टेशन से लाने की जिम्मेदारी दे दी थी। उस समय कृपलानी जी कुंवारे थे, हॉस्टल के एक रूम में रहते थे। वो भागे भागे प्रोफेसर मलकानी जी, जो कि हॉस्टल के प्रभारी थे, उनके यहाँ गए और गांधी जी को अपने यहाँ पे ठहराने की विनती करी। मलकानी जी खुशी खुशी राजी हो गए। श्रीमती मलकानी जी गांधी जी की आरती उतारना चाहती थी, लेकिन नारियल की कमी थी। तो फिर कृपलानी जी ने रात में पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ा, जिससे उनके जांघ में चोट भी आ गई। और वहां स्टेशन पर छात्रों ने पूरी ट्रेन छान मारी, पर गांधी जी कहीं नजर नहीं आए। छात्रों को कोई भी बैरिस्टर नुमा व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा था। और उधर गांधी जी और शुक्ल जी गाड़ी से उतरे और प्लेटफॉर्म पर कृपलानी जी का इंतजार करने लगे। बेचैनी से घूम रहे विद्यार्थियों को देखकर गांधी जी शुक्ल जी से बोले, आप जरा छात्रों से पूछें कि वो किसे ढूंढ रहे हैं। शुक्ल जी ने विद्यार्थियों से पूछा, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? और विद्यार्थियों ने जवाब दिया, मोहनदास करमचंद गांधी जी को। तो शुक्ल जी ने उनसे कहा, यही तो है गांधी जी। पहली बार छात्रों ने गांधी जी को देखा था और उनकी एक साधारण सी वेशभूषा में वो पहचान भी नहीं पाए थे। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके तो वहाँ पर क्या क्या हो रहा था। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याएं और दशांश। हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि पेट्रोल का मूल्य 10 पैसे से बढ़ गया है, जबकि डीजल का 16 पैसे से। अब दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य होगा 71.12 रुपए और डीजल का मूल्य होगा 66.35 रुपए। इसी तरह क्या आपने दुकान से सामान खरीदने पर प्राप्त हुई रसीद को ध्यान से देखा है?
क्या इस पर वस्तुओं का मूल्य सिर्फ पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स से अंकित किया होता है? आपने ऐसी संख्याओं में एक बिंदु प्रयोग होता हुआ देखा होगा। इसे हम कहते हैं दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट। दशमलव बिंदु का प्रयोग पूर्ण संख्याओं को भाग से अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ दशमलव बिंदु के प्रयोग से 71 रुपए और 12 पैसे अलग किए गए हैं। इसी प्रकार 66 रुपए और 35 पैसे अलग किए गए हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु का प्रयोग होता है कहलाती हैं दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्याएं भिन्न को व्यक्त करने का एक और तरीका है। हम कह सकते हैं कि दशमलव संख्याएं भिन्न का दशमलव रूप है। तो आइए इस वीडियो में हम दशांश यानी 10th स्थान तक व्यक्त की जाने वाली दशमलव संख्याओं की समझ बनाएंगे। मान लीजिए एक बड़े वर्ग को हम पूर्ण भाग कहते हैं। अगर हम इसे 10 बराबर आकार वाली पट्टियों में विभाजित करें तो प्रत्येक पट्टी इस पूर्ण भाग का एक दशांश भाग निरूपित करेगी। अगर हम इनमें से 3 भाग छायांकित करते हैं तो इस पूर्ण भाग में छायांकित भाग की भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होगी? सोचिए। छायांकित भाग की भिन्न होगी 3 दशांश यानी कि 3/10। जब किसी भिन्न का हर 10, 100, 1000 इत्यादि जैसी संख्याएं हो तो हम दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 3 दशांश को दशमलव रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं और इसे हम पढ़ते हैं 0.3। किसी भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करने पर हमें दशमलव संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दशमलव संख्याएं भिन्न का दशमलव रूप है। हम कह सकते हैं कि अगर भिन्न का हर 10 हो तो उसे दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हम अंश की संख्या को लिखते हैं और इसके सबसे दाईं ओर के अंक से पहले दशमलव बिंदु रखते हैं। अगर अंश में एक ही अंक हो तो दशमलव बिंदु के पहले 0 रखते हैं। आइए इसे स्थानीय मान सारणी यानी प्लेस वैल्यू टेबल में व्यवस्थित करने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं, दाईं ओर जाते हुए प्रत्येक स्थान का मूल्य 10 गुना कम होता है। इसी क्रम के साथ सारणी में हम एक और स्थान जोड़ेंगे जिसे कहेंगे दशांश। इकाई के दाईं ओर होने के कारण इस स्थान का मान भी इकाई से 10 गुना कम होगा यानी कि 1 दशांश होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0.3 में 0 इकाई है और 3 दशांश है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि दशमलव बिंदु इकाइयों को दशांश से अलग करता है यानी कि एक पूर्ण संख्या को भाग से अलग करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक पूर्ण वर्ग छायांकित है और एक वर्ग का 6 दशांश भाग छायांकित है। इसलिए इकाई के स्थान पर 1 लिखेंगे और चूंकि 10 में से 6 भाग छायांकित है इसलिए दशांश के स्थान पर 6 लिखेंगे। इसे दशमलव रूप में 1.6 इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। ध्यान दीजिए कि स्थानीय मान सारणी में हम दशमलव बिंदु को नहीं लिखते। आज हमने सीखा दशमलव संख्याएं और दशांश। अगले वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। आज हम सीखेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। यह एक वर्ग है जिसका 4 पंचमांश भाग छायांकित है। आइए इसे दशमलव रूप में व्यक्त करें। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किसी भी भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हमें उसकी तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करनी होगी जिसका हर 10, 100, 1000 जैसे संख्या हो। 4 पंचमांश की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने के लिए हम इस वर्ग के प्रत्येक भाग को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो हमें कुल 10 बराबर भाग प्राप्त होंगे। इनमें से अब 8 भाग छायांकित हैं। हम कह सकते हैं कि 4 पंचमांश की तुल्य भिन्न है 8 दशांश। इसी को हम दशमलव रूप में 0.8 से व्यक्त करेंगे। साधारणतः किसी भिन्न की तुल्य भिन्न पता करने के लिए हम उसके अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करते हैं। इसी प्रकार हम किसी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2.6 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। 2.6 में 2 इकाइयां हैं और 6 दशांश है।
मान लीजिए हम एक वर्ग को 1 इकाई मानते हैं। इस तरह से 2 इकाइयों के लिए हम 2 वर्ग लेंगे। इसी के साथ अब यहाँ 6 दशांश भी है, इसलिए हम एक और वर्ग को 10 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 6 भाग लेंगे। इस वर्ग में अगर हम 2 भागों को जोड़कर इनका एक ही भाग बनाते हैं तो हमें कुल 5 भाग प्राप्त होंगे, जिनमें से 3 भाग छायांकित है। भिन्न के रूप में इसे 3/5 से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार 2 पूर्ण वर्ग और 3/5 भिन्न साथ में 2 और 3/5 के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। इसलिए 2.6 को भिन्न के रूप में 2 और 3/5 से व्यक्त किया जाएगा। भिन्नों की ही तरह हम दशमलव संख्याओं को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। आइए इसे समझें। यहाँ एक संख्या रेखा है। दशमलव संख्याओं का निरूपण देखने के लिए इस पर हमने कुछ ही संख्याएं ली हैं। चलिए इकाई दूरी के 10 भाग बनाएं। क्या आप बता सकते हैं इसमें से एक भाग कैसे व्यक्त किया जाएगा? सोचिए सोचिए। सही सोचा, यह होगा 1/10। इसे ही हम 0.1 से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार 2 दशांश भाग 0.2 से 3 दशांश भाग 0.3 से व्यक्त किया जाएगा। जरा सोचिए, अगर हमें 2.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा तो कैसे करेंगे? यहाँ भी हम इकाई दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। चूंकि 2.6 में 2 इकाइयां हैं और 6 दशांश है, इसलिए हम 2 के आगे 6 भाग गिनेंगे। इससे हमें 2.6 का स्थान प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3.9 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाएंगे और 3 के आगे 9 भाग गिनेंगे। इससे हमें 3.9 का स्थान प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं। आज हमने सीखा भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। अगले वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है? किसी भी संख्या में प्रत्येक स्थान अपने पिछले स्थान से 10 गुना छोटा होता है। इस तरह से इकाई का स्थान दहाई के स्थान से 10 गुना छोटा है और इसी प्रकार दशांश का स्थान इकाई के स्थान से 10 गुना छोटा है। आप जानते ही होंगे कि संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है और बाईं ओर घटता है। इस समझ से हम दशमलव संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3.9 2.6 के दाईं ओर है, इसलिए 3.9 बड़ा है 2.6 से। या हम कह सकते हैं कि 2.6 3.9 के बाईं ओर है, इसलिए 2.6 छोटा है 3.9 से। दशमलव संख्याओं की तुलना संख्या रेखा के बिना भी की जा सकती है। इसके लिए पहले हम दशमलव बिंदु के बाईं ओर व्यक्त की गई पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स की तुलना करते हैं। जैसे 12.5 और 14.2 में पूर्ण संख्या 14 पूर्ण संख्या 12 से बड़ी है, इसलिए 14.2 12.5 से बड़ी है। जरा सोचिए, अगर पूर्ण संख्याओं का मान बराबर होगा तो आप तुलना कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जब दोनों दशमलव संख्याओं में पूर्ण संख्याएं बराबर होंगी तो हम दशांश भागों की तुलना करते हैं। जैसे 23.4 और 23.7 में पूर्ण भाग बराबर हैं, इसलिए हम दशांश भागों की तुलना करेंगे। यहाँ 7 दशांश 4 दशांश से बड़ा है, इसलिए 23.7 बड़ा है 23.4 से। आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। अगले वीडियो में दशांश से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे दशांश से संबंधित उदाहरण। दिए चित्र को देखकर पता कीजिए कि सिरिंज में दवाई की मात्रा कितनी है। जैसा कि हम देखते हैं, सिरिंज पर स्केल मिलीलीटर में अंकित की गई है, यानी कि यहाँ तक दवाई होने पर हम कहते हैं कि दवाई की मात्रा 1 मिलीलीटर है। आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक मिलीलीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है।
इस प्रकार मिलीलीटर का एक भाग होगा 1 मिलीलीटर। चूंकि यहाँ 2 पूर्ण है और 5 दशांश है, इसलिए सिरिंज में दवाई की मात्रा होगी 2.5 मिलीलीटर। अगला उदाहरण, जयंत ने 3 और 1/2 रोटियां खाई हैं। आप इसे दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? जयंत ने 3 और 1/2 रोटियां खाई हैं। यहाँ 3 और 1/2 यह संख्या एक भिन्न यानी फ्रैक्शन है। 3 और 1/2 का दशमलव रूप हम निम्न प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि 3 और 1/2 में 3 पूर्ण है और 1 आधा है, इसलिए हम इसे 3 धन 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ 3 पूर्ण भाग है और 1 पूर्ण भाग का आधा भाग है। यहाँ हमें 1/2 को ऐसी भिन्न में परिवर्तित करना होगा जिसका हर 10, 100, 1000 जैसी संख्याएं हों। इसके लिए हम इस पूर्ण भाग को 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ रोटी के 10 में से 5 भाग है, इसलिए 1/2 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/10। तो बताइए, अब 3 इकाइयां और 5 दशांश दशमलव रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। 3 इकाइयां और 5 दशांश व्यक्त किया जाएगा 3.5 से। 1/2 की तुल्य भिन्न पता करने का एक और तरीका भी है। इसके लिए हम 1/2 के अंश 1 और हर 2 को 5 से गुना करेंगे। इससे हमें 1/2 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 5/10। इसे हम दशमलव रूप में लिखते हैं 0.5 से। इसी के साथ 3 और 1/2 को 3 धन 0.5 से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि 3.5 से। तो दशमलव में हम यह कह सकते हैं कि जयंत ने 3.5 रोटियां खाई हैं। आज हमने देखे दशांश से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे दशांश से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1। एक दिन शिक्षक ने बच्चों को 1/2 को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए कहा। मनीष ने 1/2 का दशमलव रूप 0.1 लिखा, नीरज ने 1.2 लिखा और सीमा ने 0.5 लिखा। तो बताइए, तीनों में कौन सही है? बच्चे यह समझ नहीं पाते कि किसी भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए उसका हर 10, 100, 1000 इत्यादि जैसी संख्याएं होना आवश्यक है। कुछ बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं कि यहाँ हर 10 नहीं है और वे 1/2 के अंश को दशमलव बिंदु के बाद लिखकर 1/2 का दशमलव रूप 0.1 लिखते हैं। कुछ बच्चों की यह समझ बन जाती है कि दशमलव रूप में व्यक्त करते समय अंश को दशमलव बिंदु के पहले और हर को दशमलव बिंदु के बाद लिखा जाता है। ये दोनों जवाब गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 गलत है। सही समझ यह है कि 1/2 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता करनी होगी, जिसका हर 10, 100, 1000 इत्यादि जैसी संख्याएं हों। 1/2 के अंश 1 और हर 2 को 5 से गुणा करने पर हमें 5/10 यह तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। इसे दशमलव रूप में व्यक्त किया जाता है 0.5 से, इसलिए 1/2 बराबर 0.5 है, यानी कि ऑप्शन 3 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। दशमलव संख्याओं की तुलना करना सीखते समय शिक्षक ने समीर से सवाल पूछा, क्या दशमलव संख्याएं 0 से छोटी होती है? इस पर समीर ने जवाब दिया हाँ। क्या आप बता सकते हैं कि समीर का जवाब सही है या गलत? कई बार यह मिथ्या धारणा बन जाती है कि दशमलव संख्याएं 0 से छोटी होती है। इस समझ के साथ समीर के जवाब को सही समझा जाता है और ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ यह है कि दशमलव संख्याएं पूर्ण भाग का भाग यानी पार्ट ऑफ अ होल व्यक्त करती हैं, जो कि 0 से ज्यादा ही होता है। अगर हम किसी दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसका स्थान 0 के दाईं ओर ही होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है और बाईं ओर घटता है।
चूंकि प्रत्येक दशमलव संख्या शून्य के दाईं ओर निरूपित की जाती है, इसलिए दशमलव संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन 2। अब आइए देखते हैं दशांश से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। कुछ बच्चे दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी यानी प्लेस वैल्यू टेबल में व्यक्त करते समय दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट को भी सारणी में दर्शाते हैं। यह गलत समझ है। हम स्थानीय मान सारणी में अंकों को उनके स्थानों पर दर्शाते हैं, क्योंकि संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे 103.4 में 4 दशांश स्थान पर है, इसलिए इसका मान है 0.4, लेकिन स्थानीय मान सारणी में हम इसे सिर्फ 4 इस अंक से व्यक्त करते हैं। यहाँ हम दशमलव बिंदु नहीं दर्शाते। संख्याओं में अंकों के स्थानों की बात करें तो बच्चों को दशांश और दहाई के स्थानों में उलझन होती है। इस तरह से 34.8 में 3 दशांश का अंक और 8 दहाई का अंक समझा जाता है। यह समझना जरूरी है कि दशमलव बिंदु के दाईं तरफ दशांश का स्थान होता है और दहाई का स्थान दशमलव बिंदु के बाईं ओर दूसरा स्थान होता है। अगर हम एक पट्टी को 1 इकाई माने तो 10 पट्टियों के समूह को 1 दहाई कहा जाता है। अब अगर हम एक पट्टी लेकर इसके 10 बराबर भाग बनाएं तो इनमें से एक भाग एक दशांश कहलाता है। इसलिए दहाई के स्थान का अंक 10 इकाइयों के कितने समूह है यह बताता है, जबकि दशांश का अंक 1 इकाई के 10 बराबर भागों में से कितने भाग लिए हैं यह दर्शाता है। कुछ बच्चे इकाई के स्थान के बाद एकांश यानी वंश का स्थान भी जोड़ते हैं, जबकि ऐसा कोई भी स्थान नहीं होता। दशमलव बिंदु के बाद में दशांश का स्थान होता है। किसी वस्तु का दशांश भाग 1/10 से व्यक्त किया जाता है। इस तरह से एकांश का अर्थ होगा 1/1 मतलब 1, लेकिन हम 1 को इकाई के स्थान पर ही दर्शाते हैं, इसलिए हमें एकांश स्थान की जरूरत नहीं, इसलिए हम यह स्थान नहीं दर्शाते। आज हमने देखी दशांश से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक भाग 4। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के मान और सर्वसमीघाएं, जिसको हम इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बीजीय व्यंजक के मान से। हमने देखा है कि चर एवं अचर की सहायता से व्यंजक बनते हैं। चर किसी संख्या को निरूपित करता है। आइए एक व्यंजक 2x + 5 पर विचार करते हैं। हमारे पास व्यंजक है 2x + 5। व्यंजक में चर x है। जब हमने व्यंजक 2x + 5 में x का मान 0, 1, 2, 3 आदि रखा तो हमें ज्ञात होगा। आइए देखते हैं क्या क्या ज्ञात होगा। जब हमने व्यंजक 2x + 5 में x का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ बीजीय व्यंजक का मान 5। जब हमने x का मान 1 रखा तो हमें बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात हुआ 7। जब हमने x का मान 2 रखा तब हमें बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात हुआ 9, और जब हमने x का मान 3 रखा तो हमें बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात हुआ 11। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चरों के मान व्यंजक के मान को प्रभावित करते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। चर x बराबर 0, -1 एवं 1 है। अब हमें इन का प्रयोग करके व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। हमारे पास व्यंजक है 2x वर्ग - 3x। अब हमें इस व्यंजक में x का मान 0, फिर x का मान -1, फिर x का मान 1 रखकर इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे। जब हमने व्यंजक 2x वर्ग - 3x में x का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 0।
जब हमने इस व्यंजक के अंदर x का मान 1 रखा तो हमें ज्ञात हुआ माइनस का 1, और जब हमने इस व्यंजक में x का मान -1 रखा तब हमें ज्ञात हुआ 5। ओके दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। हमें चर x में 0 रखना है, -1 रखना है और 1 रखना है, और व्यंजक का मान ज्ञात करना है। व्यंजक x वर्ग प्लस 4x प्लस 4 में जब हमने x का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ बीजीय व्यंजक 4। जब हमने इस व्यंजक में x का मान -1 रखा तब हमें बीजीय व्यंजक ज्ञात हुआ 1, और जब हमने x का मान 1 रखा तब हमें बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात हुआ 9। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सर्वसमीका की। सर्वसमीका को इंग्लिश में आइडेंटिटी कहा जाता है। हमने समीकरण के हल करते समय समीका को देखा है। इसमें दो व्यंजक बराबर चिन्ह द्वारा अलग रखे जाते हैं। आइए एक समीका x + 1 x + 2 जो कि बराबर है x वर्ग + 3x + 2, इसमें चर x के कुछ मानों के लिए LHS यानी बाएं तरफ एवं RHS यानी दायां तरफ का मान ज्ञात करना है। आइए शुरुआत करते हैं। जब हमने इसमें चर x का मान 0 रखा, हमने समीका के LHS का मान चर x का मान 0 रखकर ज्ञात किया तो हमें ज्ञात हुआ 0 + 1 0 + 2 बराबर 1 × 2 बराबर 2, मतलब LHS का मान जो आया हमारा वो 2 आया। अब हमने इस समीका के RHS का मान ज्ञात किया चर x का मान 0 रखकर। जब हमने RHS में x का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 0 का वर्ग प्लस 3 × 0 प्लस 2 बराबर 2। हमने देखा कि LHS का मान RHS के मान के बराबर है। आइए इसी समीका में चर x का मान -5 रखते हैं और देखते हैं कि LHS का मान RHS के मान के बराबर है या नहीं। जब हमने समीका के LHS का मान चर x का मान -5 रखा तब हमें ज्ञात हुआ -5 + 1 -5 + 2 बराबर -4 × -3 बराबर 12, मतलब समीका के LHS का मान हमारा 12 आया। अब हम समीका के RHS का मान चर x का मान -5 रखते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है? तो हमें ज्ञात हुआ -5 का वर्ग प्लस 3 × -5 प्लस 2 जो कि बराबर है 12 के। अब हमने देखा समीका के LHS का मान भी 12 है और RHS का मान भी 12 है, अतः LHS का मान RHS के मान के बराबर है। निश्चित है कि प्रत्येक स्थिति में समीका के दोनों पक्ष समान आते हैं। ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है वो सर्वसमीका कहलाती है। आइए अब एक समीका x + 3 जो कि बराबर है 5 के एवं x के विभिन्न मानों के लिए समीका की जांच करते हैं। यहां पर हमने x का मान 0 लिया। 0 रखने पर देखते हैं कि LHS का मान क्या RHS के मान के बराबर आता है। जब हमने समीका के LHS का मान चर x का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 3, और जब हमने समीका के RHS का मान चर x का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 5। हमने देखा कि LHS का मान RHS के मान के बराबर नहीं है। आइए इसी समीका में हम x का मान 1 रख के देखते हैं और देखते हैं कि LHS का मान RHS के मान के बराबर है या नहीं। जब हमने समीका LHS का मान चर x का मान 1 रखा तब हमें ज्ञात हुआ 1 + 3 बराबर 4, और जब हमने समीका के RHS का मान चर x का मान
1 रखकर देखा तब हमें ज्ञात हुआ 5। इसका मतलब LHS का मान RHS के मान के बराबर नहीं है। अतः इस प्रकार हम देख सकते हैं कि x + 3 = 5 एक सर्वसमीका नहीं है, क्योंकि यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। यहाँ x + 1 x + 2 जो कि बराबर x² + 3x + 2 एक सर्वसमीका है, क्योंकि यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। आइए अब बात करते हैं मानक सर्वसमीकाएं की। मानक सर्वसमीकाएं को इंग्लिश में स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ समीकाओं की जिसमें a + b के वर्ग का मान बराबर है a का वर्ग + 2ab + b का वर्ग। आइए देखते हैं कैसे। अब हम ये जानते हैं कि a + b के वर्ग को हम a + b गुना a + b लिख सकते हैं। अब हम इसमें जब हमने a की गुणा a से की और a की गुणा b से की और b की गुणा a से करने पर और b की गुणा b से करने पर हमें ज्ञात हुआ a वर्ग + ab + ba + b वर्ग। अब हमने देखा ab और ba के पद समान हैं, अतः हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जब हमने इन दोनों के आगे चिन्ह को देखा तो इन दोनों के आगे प्लस का चिन्ह था, तो इसका मतलब हम इन दोनों पदों को जोड़ सकते हैं। जब हमने इन दोनों पदों को जोड़ा तो हमें ज्ञात हुआ a वर्ग + 2ab + b वर्ग, जो हमें चाहिए था। यानी a + b का वर्ग बराबर है a वर्ग + 2ab + b वर्ग के। आइए दूसरी सर्वसमीकाएं की बात करते हैं जिसमें ये कह रहा है कि a - b का वर्ग बराबर है a वर्ग - 2ab + b वर्ग के। आइए देखते हैं कैसे। a - b वर्ग को हम a - b गुना a - b लिख सकते हैं। अब हमने a की गुना a - b से की, फिर -b की गुना a - b से की और उसके बाद हमने इस a की गुना इस a से की, फिर हमने इस a की गुना इस b से की और उसके बाद हमने -b की गुना इस a से की और इस -b की गुना हमने इस -b से की। तो हमें ज्ञात हुआ a का वर्ग फिर a का वर्ग माइनस ab माइनस ba प्लस b वर्ग। अब हमने देखा कि इन दोनों के पद समान हैं, अतः हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। हमने इन दोनों के चिन्हों को देखा, दोनों के आगे चिन्ह माइनस का था। दोस्तों हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, अतः हम इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह हम माइनस का लगाएंगे। जब हमने इन दोनों को ज्ञात किया तो हमें उत्तर मिला a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग। इसका मतलब हमारा a माइनस b का वर्ग बराबर है a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग के। आइए एक और सर्वसमीका की बात करते हैं। इसमें ये कहता है कि a माइनस b को a प्लस b से गुना करने पर हमें ज्ञात होता है a वर्ग माइनस b वर्ग। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने LHS का मान लिया। LHS में a माइनस b की गुना a प्लस b से करनी है। अब हम a की गुना a प्लस b से करेंगे और माइनस b की गुना इस a प्लस b से करेंगे। a की गुना a से करा, फिर इस a की गुना इस b से करा, फिर इस माइनस b की गुना इस a से किया और फिर इस माइनस b की गुना इस b से की। तो हमें ज्ञात हुआ a वर्ग प्लस ab माइनस ba माइनस b वर्ग। अतः इन दोनों के पद समान हैं, हम इनको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जब हमने इन दोनों के चिन्हों को देखा, चिन्ह को देखने पर पता चला कि एक प्लस का है और एक माइनस का है। दोस्तों हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है। अब हमारा प्लस ab से माइनस ab कट जाएगा और हमें उत्तर मिलेगा a वर्ग माइनस b वर्ग। a माइनस b को जब हमने a प्लस b से गुना किया तो हमें क्या ज्ञात हुआ, a का वर्ग माइनस b वर्ग। आइए एक और सर्वसमीका के बारे में बात करते हैं। जब हम x प्लस a की गुना x प्लस b से करते हैं तो हमें ज्ञात होता है x वर्ग प्लस a प्लस b x प्लस ab। आइए देखते हैं, हमने जब इसके LHS का मान लिया, x प्लस a की मान लिया और गुना किया x प्लस a को x प्लस b से,
तो हमने इसको इस रूप में लिखा, x की गुना x प्लस b से की और इस a की गुना x प्लस b से की। अब हम इस x की गुना इस x से करेंगे और इस x की गुना इस b से करेंगे और a की गुना x से की, फिर इस a की गुना इस b से की। तो हमें उत्तर ज्ञात हुआ x वर्ग प्लस xb प्लस ax प्लस ab। अब हमने इस xb और इस ax को देखा तो हमने ये देखा कि x इन दोनों में ही उभयनिष्ठ है, अतः हम इस x को बाहर ले लेंगे और हमारा अंदर बचेगा a प्लस b। तो हम इसको x का वर्ग प्लस x a प्लस b प्लस ab भी लिख सकते हैं। हमें ज्ञात हुआ x प्लस ax प्लस b बराबर है x वर्ग प्लस x a प्लस b प्लस ab के। ओके दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में सीखा बीजीय व्यंजक के मान और सर्व समीकरण। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इन सर्व समीकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है उदाहरण के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों। आशा है बच्चों आपने बीजीय व्यंजक पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है डैश कहलाती है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्व समीकरण। प्रश्न 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से घटाकर क्या प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। प्रश्न 3, x इक्वल टू 1 पर 5x पे पावर 25 माइनस 3x पे पावर 32 प्लस 2x पे पावर माइनस 12 का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। प्रश्न 4, x प्लस a को x प्लस b से गुना कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स प्लस ए बी। प्रश्न 5, 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर इक्वल टू डैश। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 32m स्क्वायर प्लस 40mn प्लस 50n स्क्वायर। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है बीजीय व्यंजक भाग 5। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्व समीकरणों का उपयोग। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सर्व समीकरणों का उपयोग कर हम व्यंजकों संख्याओं के गुणा का एक सरल रूप प्राप्त करते हैं। कैसे, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस व्यंजक में हमें दे रखा है 3x वर्ग प्लस 2 और उसका पूरा वर्ग। यदि हम मान लेते हैं कि हमारा a बराबर है 3x वर्ग के और b बराबर है 2 के, तो हमने देखा 3x वर्ग प्लस 2 का पूरा वर्ग एक सर्व समीकरण को निरूपित कर रहा है जो कि a प्लस b के वर्ग के बराबर है। a प्लस b का वर्ग बराबर होता है a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग के। यदि हम यहाँ पर a वर्ग की जगह 3x वर्ग का पूरा वर्ग रखें और b वर्ग की जगह हम 2 वर्ग रखें। आइए, जब हमने इस सर्व समीकरण में इस व्यंजक को निरूपित किया तो हमने देखा 3x के वर्ग का पूरा वर्ग प्लस 2 गुना 3x वर्ग गुना 2 प्लस 2 का वर्ग। जब हमने इसको हल किया तो सबसे पहले हमने देखा 3x के वर्ग क्या होता है। जब हमने 3x के वर्ग को हल किया तो हमने 3x के वर्ग को गुना किया 3x के वर्ग से, जो कि हमें ज्ञात हुआ
9x की घात 4। तो हमने देखा अब x की घात 4 कैसे आया। x वर्ग को जब हमने x वर्ग से गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ x की घात 4 और 3 को 3 से गुना करने पर हमें ज्ञात हुआ 9। तो हमें 3x के वर्ग का पूरा वर्ग क्या ज्ञात हुआ, 9x की घात 4। 2 को 3x वर्ग से गुना करने पर हमें ज्ञात हुआ 6x का वर्ग। हमने लिखा 6x वर्ग गुना 2 प्लस 2 का वर्ग। अब हमने 6x वर्ग को 2 से गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ 12x का वर्ग। तो हमारा आया 9x की घात 4 प्लस 12x का वर्ग प्लस 2 को 2 से गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ 4 प्लस 4। अब हमने इस पूरे में देखा कि किसी भी संख्या का पद समान नहीं है, अतः हम इसको जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। तो हमारा उत्तर 3x वर्ग प्लस 2 का पूरा वर्ग किसके बराबर है, 9x की घात 4 प्लस 12x का वर्ग प्लस 4। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न समझते हैं। हमारे पास व्यंजक है 3p माइनस 7q का वर्ग। यहां यदि हमने माना कि हमारा a 3p के बराबर है और b 7q के बराबर है, यदि हम व्यंजक 3p माइनस 7q के वर्ग को देखें, ये समीका a माइनस b के वर्ग को निरूपित कर रहा है। अब हमारा a माइनस b का वर्ग किसके बराबर होता है, a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग के। जब हमने इस सर्व समीका में a का मान 3p रखा और b का मान 7q रखा तो हमें ज्ञात हुआ 3p का वर्ग माइनस 2 गुना 3p गुना 7q प्लस 7q का वर्ग। जब हमने इस मान को हल किया तो हमें ज्ञात हुआ, सबसे पहले हमने देखा 3p का वर्ग। जब हमने 3p के वर्ग को हल किया हमने लिखा 3p का वर्ग बराबर 3p गुना 3p जो कि बराबर होता है 9p के वर्ग से। अब p वर्ग कैसे आया, यहाँ पे p को p से गुना करने पर दोस्तों p वर्ग ज्ञात होता है और 3 को 3 से गुना करने पर 9 आता है। तो हमारा उत्तर क्या आया, 9p का वर्ग माइनस जब हमने इस 2 को 3p से गुना की तो हमें ज्ञात हुआ 6p। तो हमारा क्या आया, 6p गुना 7q। अब हमारे पास 6p गुना 7q के बाद प्लस 7q का वर्ग। अब हमने जब 6p की 7q से गुना की तो हमें ज्ञात हुआ 42pq। 9p का वर्ग माइनस 42pq प्लस 7 को 7 से गुना करने पर हमें ज्ञात हुआ 49q का वर्ग। तो प्लस 49q का वर्ग। जब हमने इसको देखा तो हमने ये ध्यान दिया कि इसमें कोई भी संख्या का पद समान नहीं है, अतः इनके गुणांकों को जोड़ा भी नहीं जा सकता और घटाया भी नहीं जा सकता। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न करते हैं जिसमें व्यंजक है हमारे पास 49 का वर्ग। बस दोस्तों हम 49 को 40 प्लस 9 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमने 49 के वर्ग को लिखा 40 प्लस 9 का पूरा वर्ग। यहाँ पे हमने माना कि a हमारा 40 के बराबर है और b हमारा 9 के बराबर है, अतः हमने देखा 40 प्लस 9 का वर्ग हमारा सर्व समीका a प्लस b के वर्ग के सूत्र को दर्शा रहा है जो कि बराबर है a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग के। जब हमने इस व्यंजक को इस सूत्र के अनुसार रखा तब हमने ज्ञात किया 40 का वर्ग प्लस 2 गुना 40 गुना 9 प्लस 9 का वर्ग। जब हमने हल किया तो हमने ज्ञात किया 40 का वर्ग, 40 का वर्ग जो कि बराबर है 40 गुना 40 के और 40 को 40 से गुना करने पर आता है 1600। तो हमारा आया 1600 जमा इस 2 की 40 से गुना करने पर हमें ज्ञात हुआ 80। 80 को 9 से गुना करना है, फिर हमने प्लस 9 का वर्ग लिया। अब हमने 80 को 9 से गुना की तो हमें ज्ञात हुआ 720। तो हमारा यहाँ पे आया 720। अब हमने 9 का वर्ग ज्ञात किया तो 9 को 9 से गुना करने पर दोस्तों हमें आता है 81। तो हमने लिखा प्लस 81। जब हमने 1600 को जमा किया 720 से और जमा किया 81 से तो हमें ज्ञात हुआ 2401। तो हमारा ये उत्तर आया 40 प्लस 9 का वर्ग जो कि बराबर है 2401 के। ओके दोस्तों, आइए
अगला प्रश्न देखते हैं। 7x माइनस 3y को जब हमने गुना किया 7x प्लस 3y से, यहां पे हमने माना कि हमारा a 7x है और b हमारा 3y है। यदि जब हमने 7x माइनस 3y और 7x प्लस 3y को देखा तो हमने देखा कि ये सर्व समीका a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र को दर्शा रहा है, जो कि बराबर होता है a वर्ग माइनस b वर्ग के। जब हमने इसको हल किया तो हमने यहाँ पे लिखा 7x माइनस 3y गुना 7x प्लस 3y, जो कि बराबर हुआ 7x के वर्ग माइनस 3y के वर्ग के। जब हमने 7x माइनस 3y के वर्ग को हल किया तो हमने 7x वर्ग को देखा। 7x वर्ग को हमने हल किया तो हमें ज्ञात हुआ 7x को 7x से गुना करने पर 49x का वर्ग, तो हमारा यहाँ पे आया 49x का वर्ग। जब हमने यहाँ पे 3y के वर्ग को हल किया तो हमें ज्ञात हुआ 3y को 3y से गुना करने पर आता है 9y का वर्ग, तो हमने यहाँ पे लिखा 9y का वर्ग। अतः हमारा उत्तर क्या हुआ 49x का वर्ग माइनस 9y का वर्ग। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। 996 यानी 996 को जब हमने गुना की 1004 से तो हमें क्या ज्ञात हुआ। यहाँ पे हम अगर सर्व समीकाओं का उपयोग करते हैं तो हम इसको मानेंगे a बराबर 996, b बराबर 1004। यदि हम सर्व समीका का उपयोग करते हैं यहाँ पे तो हमने 996 को लिखा 1000 माइनस 4 और 1004 को लिखा 1000 जमा 4। अब ये हमने इस व्यंजक को जब हमने ध्यान से देखा तो हमें सर्व समीका a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में ये दिख रहा है, जो कि बराबर होता है सूत्र a वर्ग माइनस b वर्ग के। जब हमने 1004 माइनस 4 गुना 1004 प्लस 4 को इस सूत्र के अनुसार रखा तो हमें ज्ञात हुआ 1000 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। जब हमने 1000 का वर्ग माइनस 4 के वर्ग को हल किया तो हमने देखा 1000 को 1000 से 2 बार गुना करने पर आता है 10 लाख। ओके दोस्तों, और 4 को 4 से गुना करने पर ज्ञात हुआ 16, तो हमने माइनस 16 लिखा यहाँ पर। 10 लाख में से सब 16 माइनस करे तो हमें ज्ञात हुआ 9,99,984। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे व्यंजन 3x माइनस 7 गुना 3x प्लस 5 दे रहा। अब हमने इस व्यंजन में से 3x की गुना 3x प्लस 5 से की, फिर हमने इस माइनस 7 की गुना 3x प्लस 5 से की। अब हमने 3x को 3x से गुना किया, फिर हमने 3x को 5 से गुना किया, फिर हमने माइनस 7 को 3x से गुना किया, फिर उसके बाद इस माइनस 7 से इस 5 को गुना किया। तब हमने ज्ञात किया 3x को 3x से गुना करने पर 9x का वर्ग आया, 3x को 5 से गुना करने पे 15x आया, इस माइनस 7 को 3x से गुना किया तो माइनस 21x आया, फिर माइनस 7 को 5 से गुना किया तो माइनस 35 आया। जब हमने इसको हल किया तो हमने देखा यहाँ पे इन दोनों के पद समान हैं, जो कि x हैं, 15x माइनस 21x। जब हमने इसमें ध्यान दिया कि इन दोनों के अंदर x जो है वो उभयनिष्ठ है तो हमने इसको x को बाहर ले लिया और हमारा अंदर बचा 15 माइनस 21। 15 में से जब 21 गए तो हमें ज्ञात हुआ माइनस का 6 और गुना में x, तो हमने इसको लिखा माइनस 6x। तो हमारा 3x माइनस 7 को जब हमने गुना किया 3x प्लस 5 से तो हमें ज्ञात हुआ 9x का वर्ग माइनस 6x माइनस 35। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा सर्व समीकाओं का उपयोग कैसे किया जाता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आशा है बच्चों आपने बीजीय व्यंजक पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, सर्व समीका का उपयोग कर 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर।
प्रश्न 2, सर्वसमीका का उपयोग कर 107 और 93 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9951। प्रश्न 3, 3x + 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। प्रश्न 4, AB + BC का होल स्क्वायर माइनस 2AB² C = डैश को सरल कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, A² B² + B² C²। प्रश्न 5, x/2 + y/2 गुना x/2 + y/2 = डैश। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1/4 गुना x² + 2xy + y²। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।